कोई बात नहीं है, नहीं प्रेरणा, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, ठीक है। हम तो कहते हैं जानबूझ के भी इंटर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा पढ़ने को ना, अगर अपने पास टाइम है, तो पढ़ने को तो कहीं से भी मिले, चुपचाप से बस पढ़ लेना चाहिए। क्या ही तो फ़र्क पड़ता है कि कौन-सा स्टैंडर्ड चल रहा है। टॉपिक अगर अपना वीक है या अपने को स्ट्रॉन्ग है, फिर भी रिवाइज़ करना है और मिल रहा है, तो फटाफट पढ़ो, बैठो मस्ती से। क्या ही तो टेंशन है यार बच्चा। चलो, है ना? तो अब देखो, हमने आपको क्या बताया कि कोई भी जो फ़ोटो सिस्टम होता है, कोई भी फ़ोटो सिस्टम होता है, इसके टोटल 4 मेंबर देखने को अपने को मिलते हैं। क्या-क्या मिलते हैं भाई? रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंजाइम और एंजाइम के अलावा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है? इतनी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। चलो, हाँ, सॉरी। अब देखो क्या हुआ, इतनी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। इतनी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं, तो अब इसके आधार पे अब चलो यहाँ से आपको लेके चलते हैं आपके फिर से चैप्टर में। आपके चैप्टर में दिया है देयर आर 2 टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है भाई। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की चलो बेटा बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बेटा बना देते हैं PS2 और PS1 का स्ट्रक्चर। इसी थ्योरी को बिहाफ मान करके, बेसिस मान करके हम यहाँ पे PS1 और PS2 का स्ट्रक्चर। अच्छा ये बताओ, PS1 और PS2 नाम क्यों दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी सीक्वेंस। फोटो सिस्टम 1 को पहले डिस्कवर कर लिया गया, इसको इसलिए इसको फर्स्ट नाम दे दिया गया। फोटो सिस्टम सेकंड को बाद में डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको सेकंड नाम दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है, पहले तो फर्स्ट का नाम दिया नहीं गया रहा होगा, पहले फोटो सिस्टम खोज लिया गया। जब दूसरा वाला फोटो सिस्टम खोजा गया, तब पहले वाले का नाम दिया गया फोटो सिस्टम 1 और सेकंड वाले का नाम क्या दे दिया गया? फोटो सिस्टम 2। सो यहाँ के बीच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके नाम के पीछे। रॉकेट साइंस क्या है? रॉकेट साइंस ये है कि यहाँ पे जो कितने वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब हो रहा होगा। हम हमको लगता है शायद कुछ बच्चे इसमें से यहाँ पे उलझे होंगे कि सर क्लोरोफिल ए है, तो 2 अलग-अलग वेवलेंथ की लाइट को कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा? कुछ लोग यहाँ पे भी उलझे हुए होंगे, है ना? तो क्लोरोफिल के पास अब देखो जो फोटो सिस्टम होते हैं ना, एक्चुअली इन फोटो सिस्टम में हाँ, दोनों अलग हैं, क्या बहुत नहीं, बहुत इतना भी ज़्यादा कोई खास बहुत अंतर नहीं, बट हाँ, है तो दोनों के दोनों फोटो। आप जानते हो फोटो सिस्टम में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है या ये जो मेन रिएक्शन सेंटर है, एक्चुअली इनके पास एंजाइम तो है, ठीक है। इनमें भी अगर थोड़ा और डिटेल में जाएँगे ना, जो कि आपके 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, वो जब आप प्योर फोटोसिंथेसिस कभी पढ़ें, फोटो सिस्टम का डिटेल करें कॉलेज में, तब कभी आपको मिलता है। एक्चुअली क्वांटा क्या होते हैं? क्वांटा, क्वांटासोम, क्वांटा शायद मैथ में कभी आपने पढ़ा हुआ क्वांटा, क्वांटासोम जैसे टाइप का क्वांटा नंबर, पता नहीं क्या गया क्या, क्वांटम फिजिक्स पता नहीं क्या क्या, तो शायद हुआ करता था। बायो में बिना बिना बेटा क्वांटा और क्वांटासोम होते हैं। ये एक्चुअली थैलाक्वाइड में, ये इन फोटो सिस्टम के अंदर मिलते हैं। स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है, बट उसका डिटेल आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दरअसल हाँ, क्वांटम नंबर ये तो आपने मैथ या फिजिक्स में कभी कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटा या क्वांटा सोम होते हैं ना, ये दरअसल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस तय करती है कि कौन कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर आपके भीतर ये क्वेश्चन आता हो, अगर आपके भीतर ये क्वेश्चन आता हो कि सर PS2 और PS1 में आपने इन्हें ये बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, इसी स्ट्रक्चर को देख के आपके भीतर क्वेश्चन जरूर से डेवलप होगा, इसलिए हमने पहले ही आपको वो क्लियर कर दिया। और सर आपने बताया था कि जब एक फोटो सिस्टम का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अपने को कुछ इस तरीके की चीजें दिखती हैं। यहाँ पे अपने को दिखता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये लीजिए सर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेडी हो गया। यहाँ पे अपने को दिख सकते हैं एंजाइम्स, ये लीजिए सर, अपने एंजाइम्स रेडी हो गए। सर यहाँ पे अपने को दिख सकता है अपना रिएक्शन सेंटर, बिल्कुल सर, यहाँ पे अपना रिएक्शन सेंटर यहाँ पे भी रेडी हो गया, यहाँ पे भी रेडी हो गया। और सर इसके अलावा अपने को देखने को मिल सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने को ये लीजिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल गए।
अब ऐसा नहीं है एक में 4 और एक में 8 बना दिए तो कम ज्यादा होता है, ना ना ना, वो इक्वली है, स्पेसियस के कारण है। वो ये बस एक एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे हम एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है, ये भी तो बेटा रिएक्शन सेंटर होगा। ये क्या है, LHC, ये भी तो बेटा पूरा पूरा LHC ही होगा ना। ये क्या है, एंजाइम्स, ये भी बेटा क्या होंगे, एंजाइम्स। ये बेटा क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी बेटा वही होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, PTOR, ये तो वही चीजें हैं। अब आप बोलोगे कि सर जब सब कुछ वही है तो फिर PS2 और PS1 में अलग अलग क्या है, रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ, रिएक्शन सेंटर कितनी वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये बेटा यहाँ पे अंतर है। हमने क्या कहा था, रिएक्शन सेंटर हमेशा CHLA ही होगा, तो ये है क्या, CHLA, क्लोरोफिल A, कितनी वेवलेंथ की लाइट ये बेटा एब्जॉर्ब करता होगा, 600 नैनोमीटर की। ये क्या है बेटा, CHLA, ये कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर के। सर एक ही क्लोरोफिल पिगमेंट तो एक ही, फिर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट कैसे अब एब्जॉर्ब कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटा सोर्स, कितने क्वांटा सोर्स प्रेजेंट हैं उस पे वेवलेंथ की लाइट डिपेंड करता है। ओके, LHC तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं, LHC तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा है, ना ना रे बच्ची कंफ्यूज नहीं हो, LHC बोले तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोले तो ढेर सारे लॉट्स ऑफ पिगमेंट्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। याद करो शुरुआत में अपन ने पढ़ा था ना, पिगमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, क्लोरोफिल A B, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ऐसे करके बहुत सारे पिगमेंट्स अपन ने पढ़े थे ना। तो क्लोरोफिल तो वो हो गया जिसको अपन ने फिलहाल ग्रीन कलर से बनाया है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या आता होगा, कैरोटीन आता होगा, ज़ैंथोफिल आता होगा, फियोफाइटिन आता होगा, जितने भी बाकी एसेसरी पिगमेंट्स वहां पे अपन ने पढ़े थे ना। क्लोरोफिल A के अलावा जितने भी पिगमेंट शुरुआत में आपने पढ़े थे वो सारे के सारे पिगमेंट्स कहाँ पे काउंट होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में या कि एंटीना वाले पार्ट में, ठीक है। अब याद करो वहां पे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, वो जो विब्ग्योर अपन ने पढ़ा था और बताया था कौन किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू ग्रीन को, येलो ग्रीन को, वायलेट ब्लू को, रेड को, ये सब बताया था ना अपन ने। वहां पे अपन ने हर एक पिगमेंट के बारे में बताया था कि कैरोटीन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ज़ैंथोफिल कौन से करेगा, क्लोरोफिल को B कौन सी करेगा। ये क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब मिला करके क्या बना रहे हैं, एंटीना वाला पार्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, ठीक है बेटा। PS2 और PS1 का डिफरेंस नहीं समझा, सिर्फ एक डिफरेंस है अभी तक, फिलहाल अभी तक के इस स्ट्रक्चर के आधार पे बस सिर्फ एक डिफरेंस है अभी तक, बाकी अभी आपको पूरा डिफरेंस ही बताएंगे। अभी हम आपको जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन बताएंगे तब आपको पूरा फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट का फंक्शन में बताएंगे। यहाँ के आधार पे अभी आप ये समझ लो कि जो PS1 है, PS1 जो 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए PS1 को ही अपन क्या नाम देते हैं, P700। और जो PS2 है इसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं, P680। क्लियर है। तो अभी तक के हिसाब से फिलहाल दोनों के दोनों जो फोटो सिस्टम है इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज डिपेंड अपॉन देयर रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ। क्लियर बेटा। अब जब आगे जब आप देखेंगे पीएच ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। बट देखना अभी एक्चुअली इनका फंक्शन आपको आगे बेटा पता चलेगा। देखो जब आप थाइलाक्वाइड को एब्जॉर्ब करोगे, देखोगे ऑब्जर्व करोगे ना, तो अब अभी अगले अगले डायग्राम में जो कि अभी आपको हम बेटा बताने वाले हैं, यहाँ पे जब आप थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो जो ग्रैनल थाइलाक्वाइड है वहां पे आपको PS2 और PS1 दोनों मिलेंगे, जबकि जो स्ट्रोमल थाइलाक्वाइड है वहां पे केवल PS1 ही अपने को देखने को मिलेगा। PS1 और PS2 जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं
वहां पे जो साइकिल चलती है, वहां पे जो साइकिल चलती है या जो इलेक्ट्रॉन का जो पूरा पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे बेटा एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, NADPH का प्रोडक्शन होगा। जबकि जबकि जब केवल केवल PS1 वाली साइकिल चलेगी, मतलब स्ट्रोमल थाइलाकोइड की जब साइकिल चलेगी, तब वहां पे NADPH ही बस बनेगा, वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की बातें होंगी, वो डिफरेंस आपको हम अगले टाइम पे बेटा बताते रहेंगे। फिलहाल अभी अपन ये देखते हैं कि ये PS2 और PS1, ये दोनों के दोनों, ये PS2 और PS1 है, वो एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में कैसे अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वाले डायग्राम हो गए आपके, यहीं पे बेटा बना दे, यहीं पे हम बेटा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना रहे हैं पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट वाला, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये वाला हमारा क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन हो गई, डबल लेयर। इस क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन में ये हमने बेटा बना दिया ग्रैनल थैलाकोइड का स्ट्रक्चर, जिसको कि हम कह रहे हैं ग्राना का नाम दे रहे हैं। और ये हमने यहाँ पे बेटा क्या बना दिए हैं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाते, कभी बना रहे हैं। यहाँ पे ये फिलहाल हमने क्या फिल कर दिया बेटा, स्ट्रोमल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, हम दरअसल बताना क्या चाहते हैं, PS2 PS1 कहाँ है। यहाँ पे ये जो थाइलाकोइड की ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ना, ये दोनों जो है ये क्या है बेटा, PS2 और PS1 है। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम मिलता है, PS1। ये आपको बेटा ध्यान देना है। फिर से बताते हैं, PS2 PS1, PS2 PS1, PS2 PS1, PS2 PS1। समझ पा रहे हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अगर एक आध और अगर हम ऐसे स्ट्रोमल थाइलाकोइड बनाए, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से बता देंगे। PS1 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, ठीक है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड विथ PS1, या आप इसको कहो P700, ठीक है। इनको आप क्या बोलोगे बेटा, ग्रैनल थाइलाकोइड विथ PS2 एंड PS1, बोले तो P680 एंड P700। ध्यान देना, ये वाला जो बेटा पॉइंट है ना, और भले चाहे सब कुछ भूल जाओ, अभी तक जितना आज पढ़ा सब कुछ भूल जाओ, इसको मत भूलना। MCQ आता है यहाँ से। PS2 बोले तो कितनी वेवलेंथ लाइट, 700, 720, 650, 680, कितना। PS1 बोले तो कितनी वेवलेंथ लाइट, तो सिर्फ अगर इतना भी याद रखोगे, PS2 इक्वल टू P680 और PS1 इक्वल टू P700, तो 4 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। फिर ये जो नीचे ये जो थाइलाकोइड वाला जो डायग्राम हमने बेटा बनाया है क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन का, अगर इस डायग्राम को याद रखोगे तो भी आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, यहाँ से आपके 4 नंबर आ जाएंगे। अभी तक का पूरा जो स्ट्रक्चर था ना, वो सिर्फ आपको इसलिए बेटा बताया गया था ताकि आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन समझने में दिक्कत नहीं आए। आपको ये पता चले कि भाई आपका जो फोटो सिस्टम है वो किस चीज का बना हुआ है, LHC क्या है और एंटीना क्या है और रिएक्शन सेंटर क्या है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो LHC और एंटीना क्या है, सेम चीज है, याद रखना, LHC और एंटीना सेम चीज है। और एक्चुअली में ये है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स का कलेक्शन या कॉम्बिनेशन। रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। LHC या एंटीना क्या है, अदर देन क्लोरोफिल ए। जितने भी पिगमेंट आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे कहाँ भरे होंगे, क्लोरोफिल ए में ही भरे हुए होंगे। यहां तक की बात बेटा क्लियर हो गई आपको। एटलीस्ट अगर आपको 50% भी क्लियर हुई है, तो एक बार आराम से सुकून से घर में इसको, इस शीट को आज ही रिवाइज करना, शीट से, नोट से और NCERT से। नोट्स बोले तो जो अभी आपने जो लिखा होगा, और NCERT से, लेकिन रिवाइज बेटा जरूर से करना। रिवाइज कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज अपन क्या कहानी कह रहे थे, ठीक है। हाँ बेटा बहुत जरूरी है, अगर लेजीपन कर दिया कि बाद में कर लेंगे तो बेटा फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर ना हो पाएगा, फिर ना हो पाएगा बेटा, फिर आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बुरी तरीके से फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो उसको अपने को आज ही बेटा करना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। अब अपने को बेटा स्टार्ट करना है लाइट रिएक्शन के स्टेप।
तो आज एक काम करो, आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, इतना पूरा पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, एंटीना समझ लो, रिएक्शन सेंटर समझ लो, पिगमेंट समझ लो, समझने के लिए पिगमेंट्स वाला जो टॉपिक था उसको फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। और देन फिर अगली क्लास में अपन लाइट रिएक्शन को खत्म कर देंगे, लाइट रिएक्शन को अगली क्लास में अपन खत्म कर देंगे, अगर आपने ये सारी की सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर ली तो, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों पे बेटा बेस्ड होगा। ये जो थाइला, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, अगला क्लास अपन जो करेंगे ना, ये आप जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, तो अब अपन क्या करेंगे अगली क्लास में, इतनी सी मेम्ब्रेन का और इतनी सी मेम्ब्रेन का अपन इसको यहाँ बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के बढ़िया ऐसे बढ़िया बनाएंगे कि ये देखो बेटा फोटो सिस्टम 2 मतलब P680, और ये देखो यहाँ बेटा P700, इसका बाहर निकालेंगे, बोलेंगे बेटा देखो P700, और फटाफट अपन यहाँ से बुलाए बताएंगे कि इसको एनर्जी मिली होगी अल्टीमेटली मिली होगी। अब ये P680 है, मतलब ये P680 है ना, तो एनर्जी मिली होगी, मतलब LHC और रिएक्शन सेंटर सबने अल्टीमेटली एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली रिएक्शन सेंटर से। जब फाइनली रिएक्शन सेंटर को एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, लौट के आए, एनर्जी रिलीज करी, इस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया, एक मेंबर का नाम बताएंगे, फिर इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, अल्टीमेटली यहाँ पे आई, फिर यहाँ से आते आते और NADPH2 बन गया। इस ड्यूरेशन पे यहाँ पे ATP का भी फॉर्मेशन आपको हम बता देंगे और कहानी खत्म। फिर इसके बाद हम ऐसे ही आपको बेटा बता देंगे PS1 का। तो आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देंगे, लाइट रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, अगर आप आज तक का अभी पूरा का पूरा रिपीट कर लेंगे तब, ठीक है, तभी बेटा प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो इसको रिवाइज कर लो, समझ लो अच्छे से, और सुनो, कोई भी डाउट हो ना टॉपिक से रिलेटेड, जब भी, एक तो देखो डेली लेक्चर को रिवाइज करना चाहिए, करना ही चाहिए, और कोई भी डाउट हो ना, उसी दिन उसी टाइम जब डाउट आया हो तभी पूछ लेना चाहिए। आप रात को 11 बजे स्टडी करने बैठे हो, आपको डाउट आया हुआ है, आप क्वेश्चन तो आप बेटा पोस्ट कर ही दो, ठीक है, कर दो, हम जग रहे होंगे तो देख लेंगे, आंसर कर देंगे, नहीं अगले दिन तो हम कर ही देंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि जब सर क्लास में मिलेंगे तब पूछेंगे, यार नहीं नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं सोचते कि अरे यार रात को 2 बजे बच्चा पढ़ रहा है, डाउट आया है तो डाउट पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रात को 3 बजे सिर्फ इसलिए डाउट भेजते हैं, ये बताने के लिए कि हम 3 बजे तक जग रहे हैं। नहीं भैया, आपके जगने जगाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, आप डाउट पूछोगे, हम जग रहे होंगे तो हम डाउट बता देंगे, बट कोशिश ये करना कि अगर लेट नाइट डाउट भेजते हो तो एक बार डाउट भेज के फिर छोड़ दो, अगर रिमाइंड दिलाना है मॉर्निंग तक, अगर नहीं आ पाया आंसर 9-10 बजे तक, तो एक क्वेश्चन मार्क डाल के रिमाइंड करा दो कि सर ये डाउट पूछा था, इसका अगर फ्री हो तो आप बता दें प्लीज, ठीक है। 2-3-4 बार रिमाइंड मत कराना, क्योंकि अगर हम देख लेंगे तो पहले बता देंगे, और नहीं देखा होगा तो फिर सेल फोन मतलब अभी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ओके, कैन यू प्लीज टेल अबाउट द न्यू पेपर पैटर्न? डेफिनेटली बेटा, पेपर पैटर्न के बारे में अपन अगले क्लास में अपन डिस्कस कर लें, पेपर पैटर्न के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से 50 क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, आपको उसमें से 720 लाना है। अच्छा, एक तरीके से और बेटा बता दें, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, ये जो पेपर पैटर्न बना है ना, ये बच्चों को देने के लिए ना रसगुल्ला है, इससे बच्चों का कोई खास फायदा नहीं होना है, नुकसान ये होना है कि बेटा जो कट ऑफ होगा ना, वो बिल्कुल आसमान चढ़ेगा, बिल्कुल आसमान चढ़ेगा, ठीक है। 35 और 15 ये जो आ रहे हैं, मतलब 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड हो गया है, ए और बी सेक्शन में हर सब्जेक्ट का, आई मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी का 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, सेक्शन बी वाले में आप 15 में से 5 क्वेश्चन आप बेटा छोड़ सकते हैं, और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपके लिए ऑलमोस्ट जहां तक है कंपलसरी होंगे। अब देखो क्वेश्चन पेपर ये भी बेटा आपको हम बेटा बता देते हैं ना, ऐसा कुछ खास नहीं है कि डिफिकल्ट आएगा, पूरा का पूरा पेपर अगर हम आपको बेटा बता देना तो लास्ट ईयर का जैसा पेपर था वैसा ही आएगा, गारंटी ले लो। पेपर इजी मोड में होगा, पेपर इजी मोड में होगा, और 98% 2% फिलहाल तो चलो हम छोड़ रहे हैं, 98% क्वेश्चन पेपर ना एनसीईआरटी से बेस्ड होगा, एनसीईआरटी से बेस्ड भी नहीं, एनसीईआरटी का ही होगा। हम तो चलिए ये भी हम कहते हैं 2% हम छोड़ देते हैं, कारण क्या है, वो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिटिक्स है, अभी उस पर अभी अपन डिस्कशन नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल अपने को। हाँ, बट इसका फायदा ये है बच्चों को कि क्वेश्चन बहुत सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाएंगे, मार्किंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन नुकसान ये होगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा,
अगर लास्ट ईयर 720 दो बच्चे लेकर के आए थे, गारंटी ले लो, अगर जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पेपर इजी मोड में आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, अगर ठीक वैसा ही रहा, जिसके चांसेस 90% के हैं, 10% हम चलो फिर भी छोड़ देते हैं, तो इस बार 720 कम से कम 10 से 20 बच्चे लेके आने वाले हैं। 720 आउट ऑफ 720 कम से कम 10 से 20 बच्चे इस बार लेके आने वाले हैं। एक रफ अजम्पशन है मेरा, कुछ आगे पीछे हो सकता है, मतलब कट ऑफ कितना हाई जाएगा इस बार। अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 660 या 680 के आसपास का गया होगा, तो उम्मीद कर लो कि अगली बार कहीं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 690 या 700 ना कहीं चला जाए। डरा नहीं रहा हूं, बट जिस तरीके से पेपर पैटर्न इजी किया जा रहा है, पेपर का क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी कर दिया जा रहा है, कि इसलिए कि बच्चों को अच्छी मार्क्स मिले, वहां तक तो ठीक है, बट कट ऑफ बहुत हाई हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो वही मेहनत हो जाएगी, कोई खास फायदा नहीं है, चॉइस मिल गई है। ये एक फायदा है कि जिन चैप्टर्स को आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़े होंगे, स्किप कर दिए थे सीबीएसई ने, अगर उन चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको स्कैप करके उन चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं जो आपने पढ़े हुए थे। दरअसल ये चॉइस इसीलिए दी गई है कि जो चैप्टर सीबीएसई ने पिछले साल हटाए थे, अगर वो उससे क्वेश्चन आता है तो उसको आप छोड़ सकें। बट मुझे नहीं लगता कि जो जो बच्चा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी करता होगा वो कोई चैप्टर छोड़ता होगा, बट स्टिल अच्छा है, इनिशिएशन अच्छा है। बच्चों को जितने ज्यादा ऑप्शन मिले क्वेश्चन, उतने अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर पाएंगे, उतने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन की वो तैयारी भी बेटा कर पाएंगे। सो तैयारी अपने से करते रहिएगा, ऑप्शंस के भरोसे। हालांकि अब अगले साल आप लोगों के टाइम पे क्या स्टोरी होती है नहीं पता, बट इस साल के लिए तो फिलहाल अभी ये स्टोरी है, ठीक है। तैयारी करिए, मेहनत करिए, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, ये तो तय है। पिछली बार क्योंकि कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कट ऑफ हाई होता जा रहा है। मतलब इमेजिन करोगे कि 2000 आई थिंक 13 में 2013 में मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था, और उस टाइम पे मुझे लगता है उसके मार्क्स कितने रहे होंगे, समथिंग समथिंग कुछ 430 430 500 430 430 या शायद 425 समथिंग कुछ मार्क्स थे। हाईएस्ट कितना गया था 515 515 उस टाइम पे टॉप लेवल का रैंक था, और आज की डेट में 515 वाले को सेकंड काउंसलिंग में भी एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलता। सो काफी ज्यादा डिफरेंस है, 13 है, अभी ये 21 आ चुका है। तो कंसिस्टेंटली लेवल, पेपर का लेवल कंपैरेटिवली देखा जाए तो इजी किया गया है, कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फायदा ये है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज ज्यादा खुल रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं, तो एडमिशन मिलने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। चीजें जब कुछ नई इनिशिएटिव लेती हैं तो कुछ नया होता भी है और कुछ ड्रॉबैक भी आते हैं छोटे मोटे, बट अपने को ड्रॉबैक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अपने को तो बेटा फोकस करना चाहिए अपने इधर पे, स्टडी वाले पैटर्न पे, ठीक है। तो आप फोकस करिए, बाकी फिर देखते हैं, बाकी का डिस्कशन करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। रिवाइज जरूर से बेटा कर लेना इसको, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बच्चों। किसी को कुछ और पूछना है या फिर बंद किया जाए आज की स्टोरी? चलिए बंद करते हैं, बाय।